रहीम। आज हमारा 59th लेक्चर है ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें मेल्स के अंदर स्पर्म्स किस तरह बनते हैं। हमने साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी डील किया था। और फिर उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने ओजेनेसिस को यानी दी प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स को डील किया था। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक ये इंसानों को इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। तो वो क्या है जी कि याद रखें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म प्रोडक्शन इन द मेल्स इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि एक ख़ास एज से स्टार्ट होता है और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। बट इन केस ऑफ फीमेल दिस प्रोसेस इज़ नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, बल्कि ये एक साइक्लिक अमल है जिसमें पूरे का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द ओवरीज एंड द यूट्रस, वो सारे का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ख़ास साइक्लिक एक्टिविटी से गुजरता है हर बार, हर 28 डेज के बाद। तो हम कहेंगे दी ओजेनेसिस यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स का बनना इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। और जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं हमारी जो ख़वातीन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो हम कहेंगे इसके दो पार्ट्स होंगे। हम कहेंगे जी ओवेरियन पार्ट, ओवेरियन साइकिल, ठीक है, और फिर हम कहेंगे यूट्राइन पार्ट यानी यूट्राइन साइकिल। और ये पूरे के पूरे दोनों पार्ट्स जो हैं ये 28 दिनों के अंदर 28 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, उन सारी तब्दीलियों को पढ़ने के लिए हमें जो है वो यूट्रस की, हमें एक ओवरी के ऊपर यानी एक जनरली हम बात करें तो मैं आपके सामने कह देता हूँ कि फ़र्ज़ किया दिस इज़ दी ओवरी। ये एक जनरल मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ऐसे होती नहीं है, ठीक है, मतलब वेरी राउंड एक लाइक दिस ओवरी की शेप होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने ये बनाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ कि जी ओवरी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये स्टोरी जो शुरू होती है दैट इज़ राइट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट प्रोड्यूसेस द हार्मोन। यानी अगर मैं यहाँ पे आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड बनाऊँ तो आपने यहाँ से काम स्टार्ट करना है कि जी ये तो बात इधर हो गई ना, तो द पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं आपके साथ साथ एक ग्राफ भी बनाऊंगा जो आपको समझाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। इस साइकिल के 4 स्टेप मैं इधर लिखूंगा, ओवरी के ऊपर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं वो यहाँ लिखूंगा, और मुख्तलिफ हार्मोन्स की जो तब्दीलियां होती हैं वो मैं आपके सामने यहाँ बनाऊंगा। इससे क्या होगा, और फिर इसी तरह ये ओवरी के ऊपर की तब्दीलियां हैं, और फ़र्ज़ किया यूट्रस की जो तब्दीलियां हैं वो मैं ऐसे कर देता हूँ कि जी यूट्रस की तब्दीलियां यहाँ पे यानी यूट्राइन चेंजेस, और ओवेरियन चेंजेस भी थोड़ी सी डायग्राम छोटी कर लेते हैं, हमें समझ आनी चाहिए, असल में मामला ख़राब नहीं होना चाहिए। तो लाइक इफ़ आई से दिस इज़ दी ओवरी, ठीक है, और जो यूट्रस है वो मैं यहाँ नीचे उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आएंगी उसकी दीवार की थिकनेस बस हम देखेंगे, ठीक है, और फॉलिकल्स कैसे चलते हैं वो भी, और यहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन्स को क्या क्या होता है यानी इस तरफ उनका हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ दी हार्मोन यानी उसका जो लेवल होगा, और इधर हम इवन टाइम को भी रखेंगे। तो ये आपको सामने सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसको हम क्या याद रखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ओवरी, हर फीमेल की ओवरी होती है उस पर एक ख़ास नंबर ऑफ हम कहेंगे फॉलिकल्स, जिनको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो कहते हैं, जिनसे फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, वो इसके ऊपर ग्रो होते हैं। तो फ़र्ज़ किया ये जो है ये छोटे छोटे ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, शुरू में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं सिर्फ निशान,
उनसे फिर ये प्राइम यानी ये समझे आप ये टाइम ऐसे चल रहा है, यानी इससे ये बनेगा, इससे अगली चीज़ बनेगी, इससे इस तरह आपने देखना है। समझ आ गई? या डायग्राम जो बुक में बनी हुई है उसके मुताबिक चल लेते हैं तो वो इधर से इधर को है तो चलो ये भी ठीक है। तो ये समझे ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये छोटे छोटे मुख्तलिफ फॉलिकल्स बने हैं, इनको हमने क्या कहा? प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, इनसे पहले यहाँ प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, यानी वो सिर्फ निशान होते हैं जिनसे आगे बननी होती है प्राइमरी फॉलिकल्स। तो लाइक दिस। और ये काम करवाता कौन है? मैं सारे के सारे इस काम को ब्लू से लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन यहाँ से आएगा और उस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो पहला स्टेप आपके सामने साइकिल का लिखा जाएगा वो ये होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे जाके काजेज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, यानी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स एक ग्रुप की शक्ल में, इसको हम फॉलिक्यूलर वेव भी कहते हैं, ये फॉलिकल्स एक ग्रुप की शक्ल में जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, मूव नहीं मतलब डिवेल्प होते हैं। फिर इनमें से एक फॉलिकल बड़ा होता है, यानी वो रह जाता है और उसकी स्ट्रक्चर बढ़ती रहती है, बाकी सारे फॉलिकल स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक फर्ज किया ये वाला है वो फॉलिकल जिसको मैं ऐसे टिक के निशान, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिसे इनहिबिन कहते हैं। तो ये क्या करेगी, यानी ओनली वन जो है इनके अंदर से वो पूरे का पूरा ग्रो होगा और वो उसका साइज भी बढ़ता जाएगा और उसके अंदर जो है वो एग की डेवलपमेंट भी होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वो साइज उसका कैसे बढ़ता जाएगा? उसके अंदर ग्रोथ होगी, उसके अंदर एक फ्लूइड ऐड होगा और कुछ उसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स की लेयर्स ऐड होती जाती हैं। शुरू में वो छोटा है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो रुक जाएंगे और हम कहेंगे वन फॉलिकल, ओनली वन फॉलिकल जो है उनके अंदर से ग्रो हुआ, बाकी जो है वो उसने यानी एक जो फॉलिकल था उसने एक प्रोटीन बनाई जिसे क्या कहते हैं, इनहिबिन, और वो बाकी सारों को इनहिबिट कर देती है, उनकी ग्रोथ रोक देती है। तो अगर आप गौर करें तो FSH यहाँ आ गया था और मैं यहाँ पे FSH को ब्लैक से लिख देता हूँ। FSH बढ़ गया। जब FSH आया था तो यहाँ फॉलिकल ग्रो होने शुरू हो गए थे, और जब फॉलिकल्स ग्रो होते हैं तो आपको फॉलिकल के अंदर यहाँ पे एक कैविटी होती है, इसके अंदर फ्लूइड बनता है, यहाँ कुछ सेल्स होते हैं। ये फॉलिकल की पूरी एक स्ट्रक्चर है, बाहर की लेयर, अंदर की लेयर, फिर उसके बाद उनको हम कह देते हैं थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, फिर ये फॉलिकल और फ्लूइड होता है, फिर ये जो नीचे वाले सेल्स हैं इनको कुमुलस ओवोफोरस कहते हैं। यानी एक फॉलिकल की अगर मैं पूरी आपके सामने स्ट्रक्चर बना भी दूँ तो ये स्ट्रक्चर फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है और इसके गिर्द मुख्तलिफ सेल्स की नई लेयर्स आती जाती हैं, इसके अंदर फ्लूइड भी बढ़ता रहता है और इसके अंदर ओजेनेसिस भी चलती रहती है। ओजेनेसिस क्या होती है हमने कल पढ़ी। अच्छा, जब ये भर जाता है, अब ये फुल बटा फुल अगर फॉलिकल ग्रो करवा दूं आपके सामने तो ये समझे ये एक फॉलिकल है और ये उसके अंदर कुछ सेल्स हैं, इस सेल्स की एक पहाड़ी सी है, इनको कुमुलस ओवोफोरस कहते हैं। इनके ऊपर ये एग बन चुका है, ये ओवम है, और इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। ये ओवम है और यहाँ पे एक फ्लूइड है, इसको हम फॉलिक्यूलर फ्लूइड कहते हैं, और इसके गिर्द सेल्स की मुख्तलिफ लेयर्स भी बढ़ गई हैं। तो ये एक फॉलिकल पूरे का पूरा डेवलप हो गया। याद रखिएगा, यानी हमने जो पहला स्टेप पढ़ा वो कंप्लीटली ये था। ये पूरे का पूरा स्टेप अगर आप समझे तो वो क्या है, दैट पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोज टू द ओवरी एंड causes the development of different follicles, one of those follicles that keep growing and the rest are हम कहेंगे डिप्रेस्ड बाय दैट फॉलिकल, जिसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। और ये जो फॉलिकुलर एट्रीजिया है ये कैसे हुआ कि जो मेन फॉलिकल एक था जिसने आगे ग्रो करना था, उसने प्रोटीन बनाई जिसे इनहिबिन कहते हैं, जिसने पूरे बाकी सारे फॉलिकल्स को स्टॉप कर दिया।
और एक और बात याद रखिएगा, जब फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं, हो चुके नहीं, जब ये हो रहे होते हैं तो जितना बड़ा फॉलिकल होता जाएगा वो फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। याद रखें, क्या प्रोड्यूस करेगा जी? एस्ट्रोजन। तो हम दूसरा जो स्टेप मैं आपके सामने लिखूंगा वो ये होगा कि जी फॉलिकल्स, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, आपकी किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ओवरी प्रोड्यूस करती है। ओवरी कैसे प्रोड्यूस करती है? डेवलपिंग फॉलिकल से प्रोड्यूस। डेवलपिंग फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं वो दे प्रोड्यूस एन अदर हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन दो काम करवाता है, याद रखिएगा। पहला काम इसका यूट्रस के ऊपर होता है, वो मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ। यूट्रस की दीवार और उसकी थिकनिंग करना, उसकी वास्कुलराइजेशन करना, यानी उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाना, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और दूसरा काम होता है FSH को नेगेटिव फीडबैक देना कि अब इसकी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं रही क्योंकि मैं फॉलिकल डेवलप हो चुका हूं और अब मजीद फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है, तो वो स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या हो, यानी यूट्रस के ऊपर, यानी ये जो डेवलप फॉलिकल है, ये वाला भी, ये भी, और ये फुली डेवलप, ये यहाँ पर देखें, अगर आप ये एस्ट्रोजन थोड़ा बनाएगा, ये उससे ज़्यादा बनाएगा और ये सबसे ज़्यादा बनाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो दूसरा हार्मोन है वो जैसे जैसे फॉलिकल्स, यानी अब यहाँ फॉलिकल ग्रो हुए हैं, तो फॉलिकल्स जैसे जैसे ग्रो होते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है FSH की प्रोडक्शन पीछे से बंद हो जाती है। यानी अगर आप गौर करें तो एस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग एंड FSH इज डिक्रीजिंग, और एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, समझ गए, और FSH डाउन मिनिमम आ जाएगा। समझ आ गई बात की इसकी कि यानी दी FSH ने करवाए फॉलिकल्स ग्रो और फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया और उसी एस्ट्रोजन ने जाके FSH को स्टॉप कर दिया, नेगेटिव फीडबैक। सही है। और दूसरा काम जो एस्ट्रोजन साहब करते हैं वो ये करते हैं, यानी कि ये जो दोनों, ये भी और ये भी, ये प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि ये, अगर मैं आपके सामने यूट्रस की दीवार बनाऊं, ठीक है, तो वो दीवार होती है छोटी साइज की। यूट्रस की दीवार होती है लाइक बारीक होती है। तो अब वो जो फर्ज किया, ये देखें आप, तो यूट्रस की दीवार इतनी थिकनेस की है, लेकिन ये उसकी थिकनेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देता है। नंबर 1, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल बाय एस्ट्रोजन। नंबर 1, एक तो थिकनेस बढ़ाई, नंबर 2, उसके अंदर ब्लड सप्लाई थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई, 2 3, यानी खून की नालियां बढ़ती गई। ठीक है जी। और अब जब ये भी हो जाता है एस्ट्रोजन, यानी यूट्रस की दीवार थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज एस्ट्रोजन का इफेक्ट, वैस्कुलराइजेशन एंड थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। और आप देखें कि फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फॉलिकल्स भी बनाने चाहिए कि भाई ये देखें, फर्ज किया, मैं नीचे बना देता हूँ, ये फॉलिकल थे ही नहीं, छोटे छोटे थे लाइक, ठीक है। अब यहाँ से प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए, फिर उनमें से एक फॉलिकल बड़ा होता गया, ठीक है, ये छोटा है अभी, फिर एक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर और बड़ा हो जाएगा। तो अब ये एक फुली डिवेलप्ड फॉलिकल बन गया है और उसकी स्ट्रक्चर ये है। मैंने आपके सामने यहाँ टाइम की कमी की वजह से बस सादा सी बना देता। जब फॉलिकल मैक्सिमम होता है तब यूट्रस की दीवारें भी काफ़ी हद तक जो है वो डेवलप हो चुकी होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये हो चुका होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो चुकी होती है। समझ आ गई? यानी अब आपको मैं फिर से, असल में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस FSH, causes the which FSH goes to the ovary, causes the production of follicles. Growing follicles produce estrogen, which causes the two things. Number 1, negative feedback to FSH. Number 2, development of the uterine wall. जब यूट्राइन वॉल बढ़ती है उसकी वास्कुलराइजेशन होती है। ये फॉलिकल्स भी साथ साथ बता रहा हूँ, यही वाली बात यहाँ रिपीट हो रही है नीचे। सही है। अब क्या होता है?
अब बेटा जब ये मैक्सिमम हो जाता है, ये वाला एस्ट्रोजन मैक्सिमम, FSH मिनिमम, एक ये और एक प्रोजेस्टेरॉन के साथ भी रेशो कम होती है, वो एक और चीज़ है E2P4 रेशो। अब क्या होता है कि ये जब मैक्सिमम एस्ट्रोजन होता है, ये पिट्यूटरी को कहता है कि तू एक और हार्मोन प्रोड्यूस कर जिसको LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब क्या होता है कि ये इस सिचुएशन में LH अचानक से बढ़ जाता है। जब LH अचानक से बढ़ता है यानी ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिंपली एस्ट्रोजन ने इधर ये मैक्सिमम जब हुआ तो FSH मिनिमम हुआ, एस्ट्रोजन मैक्सिमम हुआ, तो उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया और पिट्यूटरी ने यहां से LH प्रोड्यूस कर दिया। जब पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस द LH तो वो LH क्या करेगा, वो यहां आएगा, इस फॉलिकल के ऊपर आके इसको फाड़ देगा, सही है, और इसमें से एग रिलीज हो जाएगा। समझ आ गई? तो ये होता है तीसरा, जो अगर हम बात करें कि जी ये इसका स्टेप है, यानी फॉलिकल्स प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का सारा काम मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पे हम कहेंगे दी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन काजेस पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH मैं ब्लू से बना देता हूँ, उधर भी ब्लू से बनाया LH। दिस हार्मोन काजेज व्हाट? इट काजेज द ओव्यूलेशन। LH क्या करता है, यानी फॉलिकल से अंडे को, एग को रिलीज करवा देता है और बाकी जो चीज़ होती है उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, सही है। अच्छा जी, ये देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फॉलिकल साहब फट जाते हैं और उस फॉलिकल से एग जो है वो रिलीज हो जाता है। ये देखें आप, ये फॉलिकल था फर्ज किया और मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है, और उससे एग जो है वो, अब एग भी रेड है तो एग, ये देखें आप, ये ओवम है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, और ये कौन करवाता है? LH हार्मोन, और जो बाकी सारा सामान वैसे का वैसे ही होता है, और ये ओवम है। और इस ओवम की भी स्ट्रक्चर ऐसी आसान नहीं है कि भाई इतना सादा, ये एक सेल है, इसके गिर्द भी मुख्तलिफ सेल्स की, मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, जिसमें जो जोना पेल्यूसिडा है, इसके गिर्द एक छोटा सा जोन होता है, उसके बाद बाहर की तरफ कुछ और सेल्स भी मतलब होती हैं, लेयर्स, जिनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। फिर ये जो है ये जोना पेल्यूसिडा, बुक में इसकी डायग्राम के साथ स्पेल भी बने हुए हैं, बना लीजिएगा। तो ये जो है ओव्यूलेशन हो गई, एग रिलीज हो गया, तो बाकी जो चीज़ बचती है ना फॉलिकल की, वो एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो उस चीज़ को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या? ल्यूट का मतलब होता है येलो, लिट, सही है, और कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो लोथड़ा, और वो बनवाया किसने होता है? LH ने, क्योंकि उसने उसमें से एग रिलीज करा दिया और बाकी सारी चीज़ को येलो कर दिया। तो ये आप, यानी LH का काम आपको पता लग गया। LH काजेज नंबर 1 ओव्यूलेशन, नंबर 2 LH, यानी LH सबसे पहले क्या करता है? ओव्यूलेशन करता है। दूसरे नंबर पे ये फॉलिकल को किस में कन्वर्ट कर देता है? टू दी कॉर्पस ल्यूटियम। और इस दौरान अगर आप गौर करें तो ओवरी, ये जो यूट्रस की दीवार है, ये और बेहतर हो चुकी होती है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और एग जो है वो अब इसमें से रिलीज हो जाता है। तो ये ख़त्म और ये एग आ गया बाहर फॉलिकल से, ठीक है, फॉलिकल से एग बाहर आ गया, और बाकी जो चीज़ बची उसे अब हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। वो फॉलिकल नहीं होगा, इसलिए उसको मैं ब्लैक से बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आप गौर करें तो ये आ जाएगा जी, हम कहेंगे ये एक कॉर्पस ल्यूटियम, ये छोटा सा येलो सा स्ट्रक्चर Cl कहते हैं इसको हम। ये ओवरी के ऊपर जो फॉलिकल होता है ना, वो छाले की शक्ल में नज़र आता है,
और जो ये होता है ये ओवरी के ऊपर फील भी करें तो वो हार्ड एक दाने की तरह नज़र आता है, ठीक है। तो ये सख्त हो जाता है फॉलिकल। और अब क्या होता है, अगर आप गौर करें तो यूट्रस के ऊपर जो चेंज आई है वो अभी अभी सेम ही चल रहा है, और ओवरी के ऊपर क्या चेंज आई है कि फॉलिकल से एग निकला है और वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया है। इसको भी यहाँ पे हम ब्लैक बनाते हैं, ये देखें। और अब मज़ीद ये थोड़ा सा साइज़ में बढ़ता भी जाएगा और एट दी एंड ये साइज़ में कम होना शुरू हो जाएगा। ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है। ये थोड़ी अर्ली का है, ये थोड़ा और बड़ा, फिर कम होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे का सारा साइकिल दोबारा रिपीट होगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे आके ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर दोबारा पिट्यूटरी से FSH और एक नई साइक्लिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। यूट्रस के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओवरी के ऊपर जो चेंज आई है वो मैंने आपको बता दी कि ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होती है, एंड द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, येलोइश स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, अगर आप गौर करें तो हार्मोनल एक मेजर चेंज आई है। सबसे पहले हम ओवेरियन चेंजेस पढ़ रहे हैं, साथ यूट्राइन चेंजेस और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। वो क्या है कि अगर आप गौर करें तो जो LH है इसने जब ओव्यूलेशन करवाई तो फॉलिकल तो ख़त्म हो गया। जब फॉलिकल ख़त्म होता है तो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, फॉलिकल से प्रोड्यूस हो रहा था, तो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन भी ख़त्म हो जाता है। तो यानी जैसे ही ओव्यूलेशन होती है एस्ट्रोजन साहब नीचे आना शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। एस्ट्रोजन डिक्रीजेस जब ओव्यूलेशन आती है, और जब ओव्यूलेशन आती है तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है। कॉर्पस ल्यूटियम ब्लैक है, तो फर्ज किया ये कॉर्पस ल्यूटियम है, और कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसको प्रोजेस्टेरोन यानी P4 कहते हैं। और ये हार्मोन तब तक चलता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रेगनेंसी के एंड तक चलता है, और ये शुरू में ये कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, सही है। यानी जो फॉलिकल है वो ख़त्म होता है जैसे ही कॉर्पस LH की वजह से वो ओव्यूलेट करके वो ये कॉर्पस लूटियम जब बनता है तो कॉर्पस लूटियम खुद एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसको P4 यानी प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन इससे फिर मजीद बढ़ता रहता है, फिर अचानक कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब अगर तो इस दौरान मैं अभी बता देता हूँ आपको, तो ये आपको हमें लग गया पता कि यहाँ तक कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा जिसको हम कहेंगे P4। और अब अगर इस टाइम पे हो जाए फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए स्पर्म्स लॉन्च किए जाएं और वो जो स्पर्म्स हैं वो इस ओवम के साथ मिल के वो एम्ब्रियो बना दें, तो ये कॉर्पस लूटियम चलता रहेगा, अदरवाइज ये रिग्रेस हो जाएगा। यानी अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो ये चलेगा। और एक और बात याद रखिएगा, यानी अगर अब क्या ये प्रोजेस्टेरोन पहले करता क्या है, पहले हम ये पढ़ लें। यानी ये करता है कि ये ओवरी को मजीद, ये जो यूट्रस की दीवारें हैं उनको एक तो थिक करता है, दूसरे नंबर पे उनको इस काबिल बनाता है कि उनके अंदर कुछ स्क्रीशंस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं कि जो बच्चा यानी जो एग है ये जब मिलेगा स्पर्म के साथ तो जो जाइगोट बनेगा उसको शुरू में खुराक मिल जाए, और वो जब यूट्रस की दीवार के साथ अटैच हो तो आराम से सारे काम जो है वो चल पड़े और कॉन्सेप्शन यानी हमल ठहर जाए आमतौर पे। यानी ये प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। यानी प्रेगनेंसी एक तो ये ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए तो एक तो नंबर 1 इसका काम होता है इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवार के साथ जोड़ना, और नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। वो कैसे, क्योंकि जब ये हम बात करेंगे जब बच्चा माँ की ब्लड सर्कुलेशन के साथ जुड़ जाता है उसका वो जो कनेक्शन है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। शुरू में Cl, और जब बाद में ये ख़त्म होता है तो प्लेसेंटा खुद अपना प्रोजेस्टेरोन निकालना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि आराम से प्रेगनेंसी चलती रहती है। यानी प्रोजेस्टेरोन का मकसद बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना होता है एंड स्टेज तक, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन, अच्छा अगर ऐसा हो जाए, मैंने बताया
कि नंबर 1, अगर ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म्स एग्स मिल गए, जाइगोट बन गया, तो ये यूट्रस की दीवारों को मजबूत रखेगा और उनके साथ इम्प्लांटेशन करा देगा और यूट्रस आगे प्रेगनेंसी के लिए चल पड़ेगी। फिर ये खुद रिग्रेस हो जाएगा और इसकी जगह वो प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देगा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी वो चौथा स्टेप है कि अगर ऐसा ना हो, यानी ये कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूसेस P4 और उसके काम मैंने बता दिए। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर कंसेप्शन ना हो, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस होना शुरू हो जाता है। जब ये रिग्रेस होना शुरू होता है तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम होना शुरू हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तो यूट्रस की दीवारें क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो दीवारों के अंदर खून वगैरह और उनकी थिकनिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। जब क्योंकि एस्ट्रोजन भी नहीं है और ये इनकी थिकनेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और इनमें से ब्लड वगैरह की जो दीवारें बनी होती हैं, ब्लड की जो हम कहेंगे जो वास्कुलराइजेशन यानी जो ब्लड सप्लाई इसमें आई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होनी शुरू हो जाती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यूट्रस की दीवारें वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आती हैं और वो जितना मटेरियल एक्स्ट्रा बना होता है वो सारा लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वो एक फ्लूइड और ब्लड और डेब्रिस की शक्ल में, यानी वो बाहर आता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंसेस कहते हैं ख़वातीन में। तो यानी हम यहाँ चौथा स्टेप लिखेंगे, इफ कंसेप्शन, यहां तक था कंसेप्शन अगर हो जाए तो क्या होता है, लेकिन अगर कंसेप्शन ना हो, डज नॉट अकर, देन व्हाट हैपन्स कि कॉर्पस लूटियम क्या होगा, कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो जाएगा। रिग्रेस होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी रिग्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन रिग्रेस होगा तो उसका जो सपोर्टिव इफेक्ट है यूट्रस की दीवार पे वो भी खत्म हो जाएगा। एंड देन व्हाट हैपन्स, ऑल द यूट्रस वॉल दैट अंडरगो लाइक एट्रीजिया, एक छोटा सा वो कम होनी शुरू हो जाती है साइज में, और रिग्रेस उसकी जो जितना भी मटेरियल उसके अंदर एक्स्ट्रा बना होता है, जो वास्कुलराइजेशन हुई होती है, वो सारी ख़राब हो जाती है और उससे वो सारे का सारा मटेरियल ब्लड की शक्ल में इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस वो बाहर आता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये पूरा चौथा स्टेप आपने लिखना है, सही है। और इस दौरान वो हार्मोनल चेंज वो मैंने आपको बता दी कि वो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, एस्ट्रोजन पहले ही नहीं है, तो फिर दोबारा फॉलिक पिट्यूटरी को ऑर्डर मिलते हैं कि अब आप दोबारा FSH प्रोड्यूस करना शुरू करें। तो जो Cl आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस हुआ था वो अब दोबारा नई फॉलिकुलर वेव चल पड़ेगी और अगले साइकिल में एंट्री हो जाएगी ख्वातीन की। और इसको अगर हम कहें तो ये नॉर्मल साइकिल जो है ये तकरीबन 28 डेज का होता है। आम तौर पे इसे इतना ही चलना चाहिए, लेकिन समटाइम स्ट्रेस की वजह से, समटाइम किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से या डिजीज़ की वजह से ये साइकिल आगे यानी लेट भी हो सकता है, 28 डेज़ में कंप्लीट नहीं भी हो सकता, और उसको फिर यानी नॉर्मली इसे 28 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40 ईयर्स ख्वातीन के अंदर ये सारे के सारे फॉलिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं और मज़ीद प्रोडक्शन नहीं होती एग्स की, तो फिर वो ख्वातीन साइकिल नहीं करते, यानी देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एग्स, जिसको हम मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुएशन को पॉज कहते हैं। After the age of 35, there is no production of the eggs in the females that leads to the stoppage of the menstrual cycle, which is known as menopause. And ये भी हमें समझ आ गया। और आखिर में बस एक और बात है, वो है दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, नॉट इन द ह्यूमन बीइंग बट द अदर एनिमल्स, उनके अंदर इसी साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। OSTEROUS, OES, ओइस्ट्रस या ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इस ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि वो भी तकरीबन यही चेंजेस होती हैं, लेकिन उसमें बस एक बात है कि जब एस्ट्रोजन अपनी हाई पीक पे होता है ओव्यूलेशन से पहले, तो जो एनिमल फीमेल्स होती हैं, पर्टिकुलरली गाय, भैंस, बकरी वगैरह, वो एक ख़ास किस्म का बिहेवियर शो करती हैं, यानी दैट बिहेवियर लीड्स टू लाइक ज़्यादा जंपिंग करती हैं, फिर स्टैंड टू बी माउंटेड, यानी और भी मुख्तलिफ ऐसे बिहेवियर, आवाज़ें ज़्यादा निकालती हैं, फीडिंग कम करना शुरू कर देती हैं, भागना दौड़ना ज़्यादा शुरू कर देती हैं। तो वो ऐसे बिहेवियर शो करती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि अब इसके अंदर ओव्यूलेशन हो गई है और इसे फर्टिलाइजेशन की यानी स्पर्म्स की ज़रूरत है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं
ईस्ट्रस, नॉट ईस्ट्रस साइकिल, इसको ईस्ट्रस कहते हैं। ये ईस्ट्रस साइकिल पूरे साइकिल को कहते हैं और इस कंडीशन को ईस्ट्रस कहते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फीमेल यानी एनिमल फीमेल इस टाइम हीट में है, इसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।